नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मोदी के हाथ कमान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में मुश्किल से 1 महीने से कम का समय रह गया है। राजनीतिक दलों की ओर पहले से ही चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 1.5 महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन जनसभाएं और दौरे कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में कई और दौरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री अब अगले 10 दिन में कम से कम 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि देश के सबसे बड़े और अहम राज्य में होने वाले चुनाव की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। मध्य अक्टूबर से लेकर पिछले 8 हफ्ते में ताबड़तोड़ 6 बार पूर्वांचल का दौरा करने वाले पीएम मोदी अब अगले 10 दिनों में फिर से 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी कल शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के साथ करेंगे। इसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। यहां उनके 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में जाने की उम्मीद है। यही नहीं, प्रयागराज जाने के 1 दिन बाद वो एक बार फिर 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर मेयर्स के साथ एक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे। फिर 5 दिन बाद 28 दिसंबर को पीएम मोदी कानपुर में एक रैली करेंगे और कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा ज्यादातर पूर्वांचल क्षेत्रों में ही हो रहा है और जिस तरीके से जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी की खासी नाराजगी का डर सता रहा है। पश्चिमी यूपी में जाटों की संभावित नाराजगी और नुकसान को देखते हुए बीजेपी की कोशिश अन्य क्षेत्रों से इसकी भरपाई करने की, और ऐसे में बीजेपी अवध, पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड पर पूर्ण रूप से फोकस कर रही है। अब महोबा की बात कीजिए, सुल्तानपुर की करिए, गोरखपुर हुआ, वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी का पूरा फोकस है और यही वजह है कि पीएम इन क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हैं। देखिए, इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी परियोजनाओं के जरिए भी निश्चित तौर पर वोट एक साधने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही होगा कि क्या पीएम मोदी ही होंगे चुनाव में मुख्य चेहरा? क्या विधानसभा चुनाव में चलेगा मोदी फैक्टर? मोदी फैक्टर का मुकाबला कैसे करेगा विपक्ष? और सबसे बड़ी बात कि मोदी फैक्टर से इनकम बैंक्सी को क्या मात मिली है? ये निश्चित तौर पर कई सारे सवाल हैं और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें ये तमाम चीजें तय होंगी कि क्या इसी के आधार पर तमाम चीजों को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर क्या होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राशि साहू हमारे साथ जुड़ी हैं। राशि साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए आर्य उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आर्य उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव हमारे साथ जुड़े हैं। के विश्वदेव राव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से मोदी फैक्टर, या ये कह लीजिए कि यूपी इलेक्शन है, लगातार दौरे तमाम दिग्गजों के और पीएम मोदी के जो दौरे लगातार होने हैं और पूरी तैयारियां जिसके लिए की गई हैं, क्या यही माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर पर ही इस इलेक्शन को लड़ रहा है? देखिए, मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। और अभी आप देखिए कि आपने चर्चा की कि पूर्वांचल में माननीय मोदी जी आते हैं और अन्य जगहों पे योगी समान है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं और ये सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, अभी इसके पहले कई जगहों पे पश्चिम यूपी पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से भी कार्यक्रमों का उन्होंने उद्घाटन किया। तो आवश्यकता के अनुसार और समय के अनुसार प्रधानमंत्री जी भी हर जगह पहुंच रहे हैं। और रही बात ये कि योगी जी ने क्या काम किया, उसको तो जनता ने देखा है। रही बात किसान आंदोलन की, तो देखिए, जो तीनों किसान बिल थे उनको वापस ले लिया गया। अब उस पर चर्चा को लेकर के भी तमाम सारी बातें हुई कि आप सदन में चर्चा नहीं करना चाह रहे। यही लोग कह रहे हैं तो बिल वापस होना चाहिए, यही लोग कह रहे हैं कि बिल क्यों वापस होना चाहिए या बिल नहीं वापस होना, इस पर चर्चा करना चाह रहे। तो विपक्ष पूर्ण रूप से कंफ्यूज है और पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनको भी नियंत्रित करने के लिए माननीय योगी जी ने 12 रुपए पेट्रोल, 12 रुपए डीजल पे जिस तरीके से कम किया और बड़ा
घाटा जो प्रदेश का एक बड़ा घाटा है उसको भी उन्होंने एक तरीके से बर्दाश्त करते हुए, सरकार उस घाटे को बर्दाश्त करते हुए जनता के हित के लिए एक बड़ी राहत देने का काम किया है। और किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद विपक्ष के पास वास्तव में राशि की कोई नहीं बच जाता है। और रही बात विकास और डेवलपमेंट की, अगर ये लोग विकास और डेवलपमेंट पे चर्चा करना चाह रहा है विपक्ष, तो फिर ये विपक्ष फिर क्यों ले आता है कि जिंदा का जुम्म क्यों ले आता है? इसके पहले चुनाव में यही नेताजी कहते थे समाजवादी पार्टी के विराट सिंह जी कि हाँ हमने गोलियां थे। तो जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रहे, ठीक है, हम इतने सारे विकास कर रहे, इतने सारे काम कर रहे हैं, अगर काशी कॉरिडोर का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो कहते हैं हिंदुत्व क्या होना चाह रहे? अरे क्या जो हमारे देश का बहुसंख्यक है क्या उसको भुला दिया जाएगा? क्या इसकी भावना से लगातार विपक्ष ऐसे ही खेलता रहेगा? केवल और केवल जालीदार टोपी और हिंदू वालों का इस्तेमाल होता रहेगा? और जो यहाँ पे जो काशी कॉरिडोर बना उसमें अगर 500 करोड़ रुपए खर्च हुए तो एक अनुमान है, एक अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए की आय पर्यटन के माध्यम से भी, जो पर्यटक आएगा वहाँ पे खरीदारी भी करेगा तमाम सारे, और वहाँ पे नए नए जो उद्योग है वो भी स्थापित हो रहे हैं। तो इस तरीके से एक जनता को ही वहाँ पे राहत मिलेगी और जो सामान्य जनता वहाँ की उसको रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो अगर एक धार्मिक कार्यक्रम भी मान ले और उससे जनता का भला हो रहा है तो इसमें लोगों को क्या आपत्ति है? लेकिन विपक्ष जहाँ पे केवल और केवल वर्ग विशेष के लगातार काम करता रहा और केवल रोजा स्टार पार्टियां करता रहा तो उसको आपत्ति होगी। रही बात है योगी जी के दौरे की, क्या योगी जी जो पूरा अपना अन्य अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो दौरा करने वाले हैं और जो बड़ी मीटिंगें करने वाले, तो देखिए जनता के बीच में माननीय योगी जी जब कोरोना काल था तब भी जा रहे थे और आज भी कोरोना काल के बाद में भी वो जा रहे हैं। जब कोरोना काल था कोई भी विपक्ष का कोई भी पार्टी का लीडर या कोई भी दल अपने कार्यकर्ताओं को किसी ने नहीं भेजा, आप जनता के बीच में जाइए, सहायता करिए, काम करिए। उनको ना कुछ कर पाए तो आप कम से कम जो राहगीर है, जो गरीब है, उनको कम से भोजन कराइए, खिचड़ी बना के खिला दीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया कोरोना काल में कि सबको खाद्यान्न मुफ्त कराया, मुफ्त उपलब्ध कराया। और योगी जी ने अभी मार्च तक के लिए किया, उसके बाद में केंद्र सरकार ने भी इसको लागू किया पूरे देश के लिए कि अगले मार्च तक के लिए भी सबको खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है। तो जनता की समस्याओं को समझना, उसका निराकरण करना, और जिसके लिए सरकार बनती है जो भी पार्टी इसकी तरफ ध्यान देगी जनता उसको चुनेगी। हम काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, केवल भावनात्मक आधार पर नहीं जा रहे, लेकिन विपक्ष के पास किसी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष कभी जिन्ना का दिन में आता है, कभी ये कहते हैं कि नहीं काशी कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, कभी ये कहते हैं कि नहीं हम तो जो है कैसे से भक्त है, फिर ये जो है उसका भी विरोध करते, दूसरा का भी विरोध करते, ठीक है, कहते हैं भक्त है, चांद के भक्त है, कैसे के भक्त है। और मथुरा के जो महादेवा होने वाला मथुरा की बारी की जो बात कही जा रही है वो कल विरोध करते, राम मंदिर का भी विरोध करते। तो जनता समझ चुकी है कि वास्तव में कई जनता का ऐसी है और जनता उसी को ही दोबारा सत्ता पे बैठाने वाली है। माननीय योगी जी वो मेहनत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने वाले। ठीक है, आर्य उस्मानी जी, विपक्ष में होने के नाते विपक्ष का क्या एजेंडा है मोदी जी से निपटने के लिए? मैं ये बात इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं, पहले के इलेक्शंस भी हमने देखे हैं, कई बार ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शंस हुए हैं वो स्टेट वाइज भी आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, मोदी फैक्टर बहुत काम किया है। तो क्या इस बार भी यही माने कि वो फैक्टर चलेगा और उससे विपक्ष का क्या एजेंडा है कि वो उनको मात दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि आप जो है बड़े बड़े प्रदेशों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। महाराष्ट्र में इनकी सफाई हो गई, पश्चिमी बंगाल में खदेड़ा हो गया, और उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने जो वादे किए थे कि हम जनता किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, विकास करेंगे, हर मोर्चे पे सरकार फेल हो गई। आज गन्ना किसान जो है भुखमरी के किनारे पे पहुंच गया है। किसान और मजदूर जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो पूरी तरीके से मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने
युवाओं को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, सरकारी नौकरी दी, कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप दिया, फीस माफ की, फीस पूर्ति दी, बहुत विकास किया जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो आज उसके मुकाबले जो है, जो इन सरकारों की तुलना की जाती है, तो वो सब सरकारें फेल साबित हुई। तो ये कोई यहाँ कोई फैक्टर वैक्टर नहीं चलने वाला है। जो हाल महाराष्ट्र में हुआ, जो हाल राजस्थान में हुआ, जो हाल इनका मध्य प्रदेश में हुआ, जो हाल इनका पंजाब में हुआ, जो हाल इनका पश्चिम बंगाल में हुआ, वही हाल इन 5 राज्यों में इनका होने वाला है। 5 राज्यों में इनका हाल जो है बहुत बुरा होने वाला है और कहीं भी इनकी कोई खाता नहीं खुल रहा है। सारे जगह विपक्ष की सरकारें बनने जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि ठीक है उस्मानी जी, इन्हें यदि मान लीजिए जनता नहीं भी चुनती है तो सपा को क्यों चुने? सपा का क्या एजेंडा है? सपा का एजेंडा है कि सपा जो है बिजली फ्री देगी, पानी फ्री देगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी, जो समाजवादी पेंशन 55 लाख परिवारों को बंद किया है वो 1 करोड़ समाजवादी पेंशन देने का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे काम जो है समाजवादी पार्टी करेगी जो ये नहीं कर पाए हैं। ये केवल अपने 5 साल के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्यों को, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, बस उनका फीता काटने का काम इन्होंने किया है। पूरी तरीके से जो है आज जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हम सरकार बनाएंगे। ये है उस्मानी जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है 24 घंटे बिजली दे देंगे, आप कह रहे हैं फ्री में बिजली दे देंगे, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र अलग ला रही है, आम आदमी पार्टी अलग कह रही है कि हम बिल आधा कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग मिलकर सिर्फ बिजली पे ही काम करेंगे। बिजली आती थी केवल पहले, आज पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है। अपना और मुख्तार अंसारी संकल्प पत्र का पेपर हो रहा, संकल्प पत्र में ये नहीं लिखा हुआ था कि आप किसानों को गाड़ियों से रौंदेंगे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको मार डालेंगे, उनका बच्चा मजाक उड़ाएंगे। आपके संकल्प पत्र में ये नहीं लिखा हुआ था कहीं कि हम जो है 300 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर बेचेंगे, 1 लीटर बेचेंगे। अरे हमने तो 36,000 का कर्ज माफ किया कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 14 करोड़ लोगों को इसलिए आपका जो जनता आपको भेज देगी। कि आप सैकड़ा सीट भी नहीं पाओगे। और आप देखिए, आप आप अगर सैकड़ा पार कर जाना तो बताना हमको। 50 सीटों के अंदर 100 सीट बताइए, बताइए आप जो है किसानों का माफ करो, किसानों से माफी मांगो, किसानों को रौंदा है। अच्छा, आप किसानों के लिए 3 बिल लाए थे और उनकी टीवी चैनल पे बहुत बड़ाई करते थे, और वो बहुत अच्छे थे, तो उसको वापस प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में आप अनाज और तेल बांट करके वोट को खरीदना चाहते हैं। वहाँ बांटो। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास वापस आती हूँ और मेहमान जुड़े, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए। वरिष्ठ पत्रकार हैं के विष्णुदेव राव जी। के विष्णुदेव राव जी, क्या लग रहा है, पुराने रिकॉर्ड्स को भी देखें, अभी की वर्तमान परिस्थितियों को भी देखें, सारे लोकार्पण, शिलान्यास, तमाम चीजों को भी देख लें और आने वाले जो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी जब आएंगे तो उन तमाम चीजों को भी देख लें, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर के सहारे ही ये इलेक्शन लड़ रही है या फिर वाकई में एजेंडा कुछ और है? के विष्णुदेव राव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, केसी जैन जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। अब आप अभी
आदरणीय उस्मानी साहब आरोप लगा रहे थे कि आपकी कितने प्रदेशों में सरकार है, कहाँ कहाँ सफाया हो गया। देखिए आज भी हमारी 12 प्रदेशों में सरकार है, तेज अहमद की सरकार है। और उत्तर प्रदेश से 50 के अंदर सीटों में क्यों सुलझ गए, इनको इसका मूल्यांकन जरूर करना चाहिए पिछली पार्टी को। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे गुंडा राज, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी और अन्य भी सारे स्टेटों ने, यहाँ तक कि पूरे देश में तो जिस प्रकार से ई सिस्टम लागू किया और जिस प्रकार से पैसों का ट्रांसफर लगातार अकाउंट में होने लगा। अब आप देखिए जो किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक मिल रहे हैं, वो सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रहे हैं। इससे पहले की जो सरकारें थी कुछ कहती थी कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे किसानों तक या आम जनता तक पहुंचता है। तो जो पारदर्शिता लाने का काम माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किया है, उससे जनता बिल्कुल पूरी रूप से संतुष्ट है और खुश है। इसी तरीके से मनरेगा का जो पैसा था, वो भी उसका भी बंदरगाह होता था। उसमें ग्रामीण स्तर के ग्राम प्रधान से लेकर के और तमाम सारे लोग मिली भगत करके दूसरे गरीबों का पैसा मनरेगा का निकाल लिया करते थे। आज जो सिस्टम बनाया है माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने, सीधे अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। वही बात अभी कर रहे थे कि गन्ना किसानों की बात कर रहे थे हमारे उस्मानी साहब, तो जो गन्ना किसानों का बकाया 20,000 करोड़ रुपए बकाया छोड़ करके गए थे, उसका भी हमने भुगतान किया। लगभग वर्तमान में 4,000 करोड़ रुपए गन्ना का जो भुगतान वो भी लगातार हो रहा है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए आप भुगतान छोड़ करके गए थे। तो हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए भी कर रहे हैं। 50 लाख हमने आवास भी दिए, 1.5 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में बिजली भी दिए, बिजली के कनेक्शन भी हुए, लगातार सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, बड़े काम भी हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन रहे, एयर्स भी बन रहे, हॉस्पिटल्स भी बन रहे। लगभग हर जिले में एक हॉस्पिटल देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कर रही है। केसी जैन जी ये बताइए, लगातार जितने कार्यक्रम आयोजित हैं या होने वाले हैं, उसमें ऐसा ही लग रहा है सब जगह से जोर शोर जो डंका बज रहा है वो मोदी मोदी का बज रहा है, योगी योगी कम, ऐसा क्यों? मैं इसलिए सवाल ज्यादा क्यों नहीं है। माननीय योगी जी स्वयं सब जगह पे, देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है और पार्टी नेतृत्व के हिसाब से भी देखें तो पार्टी में भी वरिष्ठ है हर तरीके से, और देश के प्रधानमंत्री है। योगी जी भी अपनी हर योजनाओं का श्रेय माननीय मोदी जी को देते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र भी लगातार उत्तर प्रदेश के विकास में केंद्र भी सहायता कर रहा है। ये अलग बात है कि योगी जी ने कई सारे काम ऐसे किए हैं जो बिना केंद्र की सहायता लिए किए। आप देखिए सरकार आते ही आते जो 36,000 करोड़ रुपए का माफ किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दम पे किया, लेकिन जो भ्रष्टाचार पैसा इधर उधर हो जाता था। आप देखिए रियल एस्टेट घोटाले किस प्रकार से हुआ, और भी तमाम सारे घोटाले हुए, गायत्री प्रजापति जैसे लोग और आजम खान जैसे लोग आज जेल में घोटालों के कारण। तो देखिए जो पैसा घोटालों में जाता था उस ये पैसा बचा है, और उसी पैसे के बल पे हमने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है और 50 लाख लोगों को हमने आवास भी दिए। तो बहुत सारे काम योगी जी ने अपने बल पे भी किए, उत्तर प्रदेश के बल पे किए, लेकिन बहुत सारी योजनाओं में सहायता केंद्र सरकार की मिली है। तो इसमें माननीय योगी जी लगातार प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय भी देते हैं, और प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का काफी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरफ भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ज्यादा ध्यान है, और उत्तर प्रदेश ये दिनों दिन जो है विकास के पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है। और जो विपक्ष है उसके सिर्फ और सिर्फ जितने आरोप है, सारे के सारे आरोप भरे के भरे रह गए हैं। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस था, उसकी सारी चीजें माननीय योगी जी ने स्पष्ट की। उसको कह रहे थे हमारी योजना है, उसको समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमारी योजना है, जबकि उन्होंने जो किसानों से जमीन खरीदनी थी पैसे के लिए, उसका आवंटन तक नहीं किया था। पैसा देना तो छोड़िए, न भूमि खरीदी गई थी, न तो पैसे का आवंटन हुआ था, तो उनकी कैसे योजना हो गई? पहले को कुछ भी कहने हमारी योजना है, लेकिन जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश किसके नेतृत्व में विकास कर रहा है और किसके नेतृत्व में शांति व्यवस्था है। आप देखिए 4,000 से ज्यादा लोग जेल में। ठीक है, चलिए केसी जैन जी एक मिनट, मैं बीच में रोक रही हूं। ठीक है, के विश्वदेव राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के विश्वदेव राव जी, जिस तरीके से देखिए यूपी इलेक्शन है, क्या चल रहा है और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन लगातार पीएम मोदी के जो दौरे होने हैं, जो तमाम चीजें और प्लान की गई हैं, क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा इलेक्शन सिर्फ पीएम मोदी के सहारे ही लड़ा जाएगा, या फिर एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का कुछ और भी है? आपके नजरिए से क्या देख पा रहे हैं आप?
राखी जी, मैं आपके सवाल को दो भाग में जवाब दूंगा। पहला भाग तो एक पिछले 5-4.5 साल से एक जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से भाजपा में कई धड़े बन गए, जो कुछ धड़े विरोध करते हैं मुख्यमंत्री का, कुछ धड़े हैं जो समर्थन करते हैं, कुछ धड़े हैं जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से सीधे डायरेक्ट लिंक आता है। ये सब चीज 4.5 साल से हम सब जान रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। लेकिन मूलभूत बात क्या है, जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा का चेहरा है। वो भाजपा उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के ही उत्तर प्रदेश चुनाव में रख रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। प्रधानमंत्री ने खुद, जेपी नड्डा साहब भाजपा अध्यक्ष है, उन्होंने खुद, अमित शाह जी जो भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, इन तीनों लोगों ने खुल के योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 लड़ने की घोषणा करी है। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इससे कोई मना नहीं कर सकता। अब इस मुद्दे पे आ जाए कि प्रधानमंत्री क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्यों इतना केंद्रित हो गए हैं उत्तर प्रदेश पे, तो उसका भी कारण है कि उत्तर प्रदेश से ही अगला 2024 का प्रधानमंत्री बनना है और बनारस से बनेगा वो, जहां तक मैं समझता हूं। तो इसलिए अगर सत्ता 2022 में नहीं आई तो सबको दिक्कत होगी, भाजपा के सभी नेताओं को दिक्कत होगी 2024 के इलेक्शन के लिए। प्रधानमंत्री इसीलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे। योगी जी का नेतृत्व तो है ही है, लेकिन जहां तक मेरा हम पत्रकारों का आकलन है वो बिल्कुल स्पष्ट है इस मामले में। बिल्कुल ठीक है। चलिए आर्य उस्मानी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। बात वही है, देखिए कि मुख्य रूप से एक चेहरे की यदि हम बात लेके चलें या नेतृत्व की बात लेके चलें तो वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उसके साथ जो मुद्दे हैं वो तो अहम होते ही होते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी किन किन चीजों को कैसे कैसे लेके चलेगी, कैसे इनको जवाब दे पाएगी या कैसे इनका सामना कर पाएगी, ये बड़ा टास्क होगा। जी, समाजवादी पार्टी जो है, आप देख रहे हो ना कि जहां जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, लगातार जो है जन सैलाब उमड़ रहा है। वो जन सैलाब ये बता रहा है कि आंधी आने वाली है, आंधी नहीं है तूफान होगा, और इसमें पता नहीं लगेगा किसी का कहाँ गए, कोई भी दल सैकड़ा नहीं पार कर पाएगा, और स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है और जनता के आगे सब कुछ फेल है। क्योंकि जितने भी चुनाव हुए हैं, जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे वो राजस्थान में चुनाव हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ हो, चाहे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ हो, चाहे पंजाब में चुनाव हुआ हो, चाहे बंगाल में चुनाव हुआ, सब जगह बीजेपी का सफाया हुआ है। इसलिए जो है सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा और ना कोई उसको रोक पाएगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया, बेरोजगारों ने मन बना लिया, शिक्षा मित्रों ने बना लिया, किसान मित्रों ने बना लिया, पंचायत मित्रों ने बना लिया, सब ने बना लिया है। ठीक है, देखते हैं। खैर जनता जनार्दन के ऊपर है। केसी जैन जी, सपा का कॉन्फिडेंस तो कह रहा है कि तमाम जगह देखिए जो जनता का मन है या किसानों का मन है, बेरोजगारों का जो मन है, तमाम लोगों का मन तो सपा की तरफ है। देखिए मन किसका क्या है, मन की बात तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ मन की बात मोदी जी जरूर करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि किसके मन में क्या है। वो तो जनता जब बटन दबेगा, जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के, अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि हाँ उसकी सरकार बनेगी या उसमें ऐसा कुछ है, तो आप देखिए चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे समाजवादी पार्टी के, चाहे बीएसपी के हो, अभी बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। लगभग समाजवादी पार्टी के 35 एमएलए और एमएलसी मिलाकर 35 एमएलए और एमएलसी अब तक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये लग रहा है जनता भी जाने है, जनता ने एक आईना दिखा दिया है, साथ ही साथ जो नेता है वो भी जान रहे कि ये जो जहाज डूब चुका है वो दोबारा ऊपर आने वाला नहीं है। ऐसे में जो लोग भी बचे वो कूद करके अपने आप को सेफ जेब में ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सबको लग रहा है कि सरकार बनना तय है, और जिस प्रकार से काम किया है, जनता का जिस प्रकार से लगातार समर्थन मिल रहा है, यही कारण है। चाहे इससे पहले विपिन प्रसाद जी आए, अभी देखिए
सत्यदेव पचौरी जी सत्यदेव त्रिपाठी जी आ गए, विजय मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के पूर्व धरवाहिक मंत्री है वो भी आ गए, जयनिवास तिवारी सुल्तानपुर से आ गए। इसी तरह बसपा से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से चाहे धर्मेंद्र पांडे हो, राम शिरोमणि शुक्ला जी है, जयनिवास तिवारी जी हो, अदिति सिंह अभी ज्वाइन की है, सुभाष पासी समाजवादी पार्टी के नेता विधायक है, गन्ना जी, बहुत सारे लोगों ने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ये भी झांकना पड़ेगा अपने गिरेबान में विपक्ष को कि हमारे यहाँ से पलायन करके सारे हमारे बड़े बड़े नेता जिनके चेहरे पे हम पूरे की पूरे क्षेत्र का चुनाव लड़ा करते थे, जैसे ये पूर्वांचल से है, ये बुंदेलखंड से है, ये मध्य यूपी से है, तो ये सारे चेहरे जिनको आप बनाते थे वो जब भारतीय जनता पार्टी को लगातार ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में आकलन करने की आवश्यकता है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कि आखिर हमारे यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि समय की सीमा है। ठीक है केसी चंद जी, समय की सीमा है। के विष्णु राव जी, जल्दी से एक बहुत छोटा सा सवाल ले रही हूं मैं कि अभी हमने देखा बहुत सारे लोगों का गठबंधन भी हो रहा है, बहुत ताकत भी लेके चल रहे हैं, मुद्दे भी बहुत सारे अलग हैं, मोदी जी का फैक्टर अलग चल रहा है, तो क्या लग रहा है, मुद्दे काम आएंगे, एजेंडा काम आएगा, लोकार्पण काम आएगा या गठबंधन काम आएगा? बहुत अच्छा सवाल है राखी जी आपका। मैं इस सवाल पे आना भी चाहता था क्योंकि कल एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है जिसकी वजह से कई विपक्षी पार्टियों और सत्तारूढ़ पार्टियों को बड़ा झटका लगा है, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, लेकिन हम लोग तो जानते ही थे पहले से। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन। अब ये गठबंधन कितना कारगर होगा इस पे सबको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि शिवपाल यादव जमीनी नेता हैं और अखिलेश यादव उनके साथ सत्ता में रहे हैं। उन्होंने संघर्ष के दिन देखे हैं शिवपाल ने, अखिलेश ने सत्ता चलाई है, तो ये समन्वय इन लोगों को बिठाना पड़ेगा, तभी आगे भाजपा को अच्छी टक्कर दे सकते हैं ये लोग। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सरकार की बात है, भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य तो कर रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं, और प्रगति तो आई है, विकास तो आया है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी एक विषय में कि मंदिर के मुद्दे से विकास भी जोड़ा गया है। तो ये विपक्ष को रणनीति, गठबंधन के साथ साथ रणनीति भी तय करनी पड़ेगी कि किस तरह से वो भाजपा के विकास मॉडल को काउंटर कर सके। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर मोदी के हाथ कमान है, क्या वाकई और कोई नहीं है? दिख तो ऐसा ही रहा है। क्या होगा यूपी की सियासत में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा रहती है। फिलहाल तो समय की सीमा थी, इसलिए बीच में विराम देना पड़ा। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।